सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के बाद जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। तो जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी खींच थांच के जो फैक्ट्स आ जाते हैं उस रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेन फोकस आप किस में रखेंगे? मेन फोकस आप रखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, आज के लेक्चर में जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इस पे सवाल बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्स, यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स का मतलब हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देखें, हर वो चीज़ आपके जो सराउंडिंग में है, एनर्जी हो, मैटर हो, कुछ भी हो, वो सब किस में काउंट हो जाएगा? यूनिवर्स में। और जो इसकी स्टडी होती है वो कहलाती है कॉस्मोलॉजी, और यूनिवर्स की स्टडी करने वाले कहलाते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किससे रिलेटेड है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स से। इस तरह के सवाल जनरली बनते रहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अब यूनिवर्स में हम वन बाय वन कुछ चीज़ों की बात करेंगे। तो जैसे गैलेक्सी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करेंगे आपका स्टार्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्स की। स्टार्स होते क्या हैं? स्टार्स कुछ नहीं होते हैं, बस एक गैस का एक गोला होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं। कुछ गैसेस होती हैं जो बर्न हो रही होती हैं, जल रही होती हैं, और जब कोई भी चीज़ जलती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह से जो हॉट बर्निंग गैसेस हैं वो क्या है? लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसी हॉट बर्निंग गैसेस को जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्टार। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। सन भी क्या है? सन भी एक काइंड ऑफ स्टार है, ठीक है। तो एक बर्निंग गैसेस का गोला होगा जो आपका बर्निंग की वजह से क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट प्रोड्यूस करेगा, और उसे हम क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। और इस स्टार के ऑर्बिट में कई सारी बॉडीज होंगी, कई सारी बॉडीज होंगी जो इसके चक्कर लगा रही होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये मेन क्लासिफिकेशन होता है। एक हॉट बर्निंग गैसेस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार, और उनके जो राउंड राउंड घूमती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। अब ये स्टार, इसमें क्या है? गैसेस हैं, गैसेस बर्न आउट हो रही हैं। तो जब गैसेस कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएंगी तो ये स्टार क्या एग्जिस्ट करेगा? फिर ये स्टार एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर ये स्टार क्या बन जाएगा? ये स्टार बन जाएगा एक ब्लैक होल, ठीक है। जब ये इसकी सारी गैसेस खत्म हो जाएंगी तो ये स्टार क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पेस है जहां पर जो भी इसके क्लोज जाएगा ये इसे अपने अंदर समा लेगा, ये अंदर चलता चला जाएगा, ठीक है। कोई भी इसके स्पेस से नहीं बच के जा सकता। ये प्रॉपर्टी होती है ब्लैक होल की। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज एरिया दिख रहा है इस ब्लैक होल के अराउंड, ये क्या है? ये गैसेस हैं, ठीक है। ये गैसेस इसके अंदर जा रही हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑरेंज ऑरेंज दिखाया गया है। तो स्टार्स जब डेड हो जाएंगे तो वही क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल्स बन जाते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं? फ्रोजन गैसेस के बने होते हैं, ठीक है। फ्रोजन होता क्या है? कई बार जैसे ये कोई गैसेस हैं, सन से बहुत ज़्यादा दूर चली गई, ठीक है, सन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर चली गई, तो ये फ्रीज हो जाएंगी, और जब ये जम जाएंगी तो कभी ये सन के अगर क्लोज आएंगी तो ये मेल्ट होंगी, या कह सकते हैं एक्सपेंड होगी। जो फ्रोजन गैसेस हैं जब कभी सन के क्लोज आएंगी तो ये एक्सपेंड करेंगी, और जब एक्सपेंड करेंगी तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड करेंगी। इनकी एक टेल निकलेगी जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरह से एक इमेज बनाएंगी। तो ये सन के अराउंड मूव करेंगी एक एलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसकी टेल जो होगी, ये क्या है? टेल है। टेल हमेशा सन से अपोजिट होगी। तो ये गैसेस क्या हो रही हैं? अब हीट की वजह, सन की हीट की वजह से एक्सपेंड कर रही हैं, तो यहाँ से भी हमें लाइट देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कॉमेट। चलिए, स्टार्स, और स्टार्स के बाद अगर हम अगली चीज़ की बात करेंगे, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। देखें प्लैनेट्स की बात, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट पे हमें आना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, प्लैनेट्स की बात करते हैं।
प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं आपके एक ऐसी बॉडी जो सन के अराउंड घूमे, ठीक है। पहले तो ये सोचा गया था कि सन के अराउंड घूमने वाली हर चीज़ क्या होगी? प्लैनेट होगी। लेकिन कई बार हमें ऐसे छोटे आड़े बेड़े रैंडम शेप के टुकड़े भी मिलने लगे जो सन के अराउंड घूम रहे थे, तो पहले तो हमने इन्हें भी प्लैनेट कह दिया। लेकिन बाद में हमें पता चला ये जो रैंडम से टुकड़े हैं ये 500 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने सोचा डेफिनेशन रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से तो प्लैनेट्स बहुत अनलिमिटेड हो जाएंगे और प्लैनेट्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा ये जो रैंडमली ऑब्जेक्ट चल रहे हैं इनको अलग कैटेगराइज कर दो, ठीक है। तो प्लैनेट्स नहीं कहेंगे इनको, इनको और कुछ कहेंगे। तो हमने क्या करा? प्लैनेट्स की इस डेफिनेशन और ज़्यादा प्रिसाइज कर दी। हमने कहा 3 चीज़ें होनी चाहिए प्लैनेट के लिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? शेप उसकी राउंड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड सन, सन के अराउंड चक्कर काटना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज़ उसके साथ होना चाहिए कि क्लियर ऑर्बिट, उसका ऑर्बिट क्लियर हो। यानी अगर कोई प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस ऑर्बिट में उस प्लैनेट के अलावा और कोई दूसरा प्लैनेट या टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोई टुकड़ा या कोई दूसरा प्लैनेट इस ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं एक प्लैनेट की। तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो राउंड ही नहीं थे और छोटे थे, एक प्लैनेट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो इसीलिए हमने उन्हें प्लैनेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। अब यहीं पे एक कंसेप्ट आ जाता है ड्वार्फ प्लैनेट का। जैसे कि अगर हम अपने सन से रिलेटेड प्लैनेट्स की बात करें तो कौन है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इसके बाद एक प्लैनेट और आता है प्लूटो। इसको हम पहले प्लैनेट कहते थे, अब हम इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये सन के भी चक्कर लगा रहा है, शेप भी राउंड है, कंसिडरेबल मास वगैरह सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसका ऑर्बिट क्लियर नहीं है, ठीक है। इसका ऑर्बिट क्लियर नहीं है, यानी इसके ऑर्बिट में और भी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो कोई क्लियर ऑर्बिट नहीं होने की वजह से इसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। बट मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये प्लैनेट की शो करता है, तो इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया? ड्वार्फ प्लैनेट। तो कभी भी पूछे हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट हम कहते हैं प्लूटो को। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस तरह के जो सारे प्लैनेट्स और सारी बॉडीज जो सन के अराउंड घूमती हैं, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम कहलाता है। ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, सैटेलाइट सबसे बड़ी किसकी है? गैनीमेड, जुपिटर। सैटेलाइट क्या होती है? जैसे सन के अराउंड घूमने वाली बॉडी को प्लैनेट कहते हैं, इसी तरह से प्लैनेट के चक्कर लगाने वाली बॉडी को, प्लैनेट के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाने वाली बॉडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। हर प्लैनेट की अपनी एक सैटेलाइट तो होती ही है। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ की सैटेलाइट क्या होगी? मून होगी। अर्थ के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? 1 है। कौन है? मून है, ठीक है। इसी तरह से हर प्लैनेट की सैटेलाइट्स होती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी सैटेलाइट हम मानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर की है, गैनीमेड नाम है उसका। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? अर्थ को। ग्रीन यूरेनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस। कोल्डेस्ट नेपट्यून। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? वीनस। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन कौन है? नेपट्यून है। किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं? तो सैटर्न की है, ठीक है। और ये रिंग्स वाला भी, ठीक है, प्लैनेट विद रिंग्स। किस प्लैनेट में रिंग्स पाई जाती हैं? सैटर्न में पाई जाती हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट यहाँ याद रखिएगा मरकरी नहीं है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है, क्योंकि इसका अपना खुद का भी क्लाइमेट होता है जिसे और हॉट बना देता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा कहलाएगा? वीनस। सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट अर्थ है और सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट जुपिटर है। और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? वीनस। वीनस को ही इवनिंग स्टार कह रहे हैं, वीनस को ही मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं। तो ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम वाले पार्ट में। यही चीज़ें घूम घूम के आपके पास एग्जाम में आती रहेंगी। नेक्स्ट, नियरेस्ट प्लैनेट, अर्थ से नियरेस्ट कौन है? वीनस। सन से नियरेस्ट मरकरी। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स को। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। सबसे छोटी सैटेलाइट मार्स की है, क्या नाम है? डीमोस।
अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थ का ट्विन मार्स को नहीं कहेंगे, अर्थ का ट्विन कहते हैं वीनस को। ऐसा कौन सी सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह है, तो टाइटन का है, ठीक है। तो ये कुछ प्लैनेट से रिलेटेड फैक्चुअल जानकारी थी, ये बहुत पूछता है, इनको आप एक बार कॉपी में लिख के बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, तभी ये दिमाग में जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, बट उन्हें हमने प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। हमने कहा ऐसे तो गिनने लगे तो 500 प्लस प्लैनेट्स हो जाएंगे। तो इन छोटे टुकड़ों को हमने क्या नाम दिया, तो पहले तो इनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करिए। हमने नोटिस क्या किया, हमने ये नोटिस किया है ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मार्स और जुपिटर, ये मार्स का ऑर्बिट है, ये जुपिटर का ऑर्बिट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ही हमें ये सारे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पत्थर जो हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिल रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया एस्टेरॉइड्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। प्लैनेटॉइड्स इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये भी सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो एस्टेरॉइड्स भी कह देते हैं या प्लैनेटॉइड्स भी कह देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। एक पूरी बेल्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरी बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसमें ये पत्थर आपको मिलेंगे। और इस बेल्ट को हम क्या कह देते हैं, इसी बेल्ट को हम कह देंगे एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। इसी बेल्ट को क्या कह देंगे, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब कई बार क्या होता है, यही पत्थर का टुकड़ा आपस में टकराएगा और इनका छोटा पोर्शन मान लीजिए यहाँ से टूट के अर्थ की तरफ आगे बढ़ा, ठीक है। तो जब ये अर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा तो इसको हम कहेंगे मीटियोर, और इन्हीं को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है, मीटियोर, या फिर कह सकते हैं शूटिंग स्टार। तो जब ये अर्थ की तरफ आगे बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, मीटियोर। फिर जब ये अर्थ की तरफ आगे बढ़ता है तो कुछ इस तरह सा सीन होता है, और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये बर्न करने लगता है, ठीक है। ये मीटियोर बर्न करने लगेगा, और जब मीटियोर बर्न करने लगेगा तो वो बर्निंग मीटियोर अर्थ की सरफेस पे कहीं गिरेगा, और सरफेस पे गिरने के बाद वो कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएगा, या उसका कुछ पोर्शन बच जाएगा। जो कंप्लीटली बर्न आउट नहीं होते हैं, कुछ पोर्शन अर्थ पे बच जाता है, फिर उसी बचे हुए पोर्शन को हम कह देते हैं मीटियोराइट, ठीक है। उसे क्या कह देंगे, मीटियोराइट। तो मीटियोर क्या होते हैं, जो अर्थ की तरफ आने वाले रॉक पार्टिकल्स हैं, और जब वो बर्न आउट होने के बाद जो बचा कुचा पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट कहते हैं। तो ये प्लैनेट्स की बात हो गई, एस्टेरॉइड्स की बात हो गई, और हमारा मीटियोराइट की बात हो गई। अब ये सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, ये सैटेलाइट, ये सारा सिस्टम अगर हम मिला दें, ठीक है, सन के अराउंड घूमने वाला ये सारा सिस्टम अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, सोलर सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा सोलर सिस्टम। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 16 सेकेंड्स, ठीक है। तो द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल दिस बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। कभी इस तरह कभी घुमा के सवाल पूछ सकता है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो सन है, क्योंकि सन भी तो एक तरीके के स्टार ही है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डायमीटर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब वापस से आ जाते हैं। तो हमने बात कर लिया एक स्टार लाइक हमने बात कर ली सन की। तो सन के अराउंड कई प्लैनेट्स मूव कर रहे थे, तो एक ये पूरा सोलर सिस्टम बन गया। इसी तरह से और भी तो कोई स्टार होगा, उसके अराउंड उसके प्लैनेट्स मूव कर रहे होंगे, तो वो भी एक सोलर सिस्टम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से कई सारे सोलर सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, गैलेक्सी बना लेते हैं। तो गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट, लाइट, गैसेस जो कि अपनी खुद की ग्रेविटी से बाउंडेड होते हैं, उसका एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। यानी इस तरह के स्टार्स को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक गैलेक्सी। और गैलेक्सी कुछ इस तरह से देखने में लगती है। ये बहुत फेमस फोटो है। ये कौन सी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा भी कह देते हैं। ये याद रखिएगा, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। और क्या कह देते हैं, और हम इसे आकाश गंगा भी कह देते हैं। और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है, यानी मिल्की वे के पड़ोसी कौन सी, एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, ये याद रखना। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। नेक्स्ट आ जाइए।
अब देखिए नेक्स्ट एक चीज़ है कि ये सब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसका ओरिजिन क्या है, बना कैसे। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, बट जो थ्योरी अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो कहलाती है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी थी? अ ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग की ये थ्योरी थी द बिग बैंग थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसने कहा था कि दुनिया यूनिवर्स जैसा कुछ था नहीं पहले। पहले क्या था? पहले एक सिर्फ सिंगल एटम था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक सिंगल एटम था, उसका बहुत अनस्टेबल एटम था। ठीक है, बहुत उसमें एनर्जी हाई थी। उसने ये कह रहा है कि एक सिंगल एटम था और उस सिंगल एटम की एनर्जी बहुत हाई थी, और जब आपके पास बहुत एनर्जी हाई होती तो आप अनस्टेबल होते हैं। मान लीजिए जैसे कि कल आपको कोई 1 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे जाए, आप अनस्टेबल हो जाएंगे। पैसा बहुत हो गया लेकिन आप सख्ते में आ जाएंगे, इतने पैसे का मैं करूँगा क्या, कैसे स्टेबल करूँगा अपने आप को। तो बहुत अनस्टेबल है, बहुत हाई एनर्जी है ये एटम, क्या है? बहुत अनस्टेबल है। तो कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ वी डोंट नो, कुछ ऐसा हुआ ये एटम एक्सप्लोड कर गया। अनस्टेबल है, बहुत हाई एनर्जी रखता है, एक्सप्लोड कर गया। तो जब ये एटम एक्सप्लोड करेगा तो इसमें से कई सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। ये इस तरह से ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले। फिर ये पार्टिकल्स एक्सपैंड करते चले गए। अब इसके अंदर तो एनर्जी थी, तो यहाँ से हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैटर में। ठीक है, एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैटर में। जो फॉर्मूला होता है ना आइंस्टाइन का, E=mc², वो यही सिग्निफाई करता है कि एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो एनर्जी थी किस में कन्वर्ट होती चली गई? मैटर में। और ये मैटर धीरे धीरे एक्सपैंड करता चला गया, और एक्सपैंड करते करते क्या बना दिया इसने? पूरा यूनिवर्स बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो एक्सपेंशन है वो कभी रुका ही नहीं, ये एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। तो ये सारी जानकारी कौन देता है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, देखिए इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्स की बात हो गई, कॉन्स्टेलेशन जो बचपन में आपने देखा होगा, स्टार्स मिला के हम क्या कोशिश करते हैं? एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कई सारे हमें लगता है स्टार्स से मिलके एक शेप बन रही है, तो वही जो शेप का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशन। यानी ग्रुप का, स्टार्स का ग्रुप क्या कहला रहा है? ये कॉन्स्टेलेशन। सोलर सिस्टम देख लिया, प्लैनेट्स देख लिया, एस्टेरॉइड्स देख लिया। हाँ अब ठीक है, बात करते, देखिए अभी हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये इनके बीच में क्या है? एक बेल्ट आ गई है, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, तो वही हमने ये ड्रॉ करी है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो नहीं लेंगे क्योंकि प्लूटो प्रॉपर प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट से यहाँ पर क्या है? यहाँ सन है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। ठीक है, इनर प्लैनेट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ हैं, और इसके इधर साइड वाले प्लैनेट्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आउटर प्लैनेट्स। तो कभी भी पूछे इनर प्लैनेट्स कौन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लैनेट्स कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इन सब में कैप्टन कौन बनेगा? ऑब्वियसली अर्थ बनेगा। तो अर्थ की वजह से इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह देते हैं। इसका कैप्टन किसे बनाए? जो सबसे बड़ा होगा। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसी जुपिटर के नाम से बन गया जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो इनर प्लैनेट से डेंसिटी हाई होती है, जो आउटर प्लैनेट से डेंसिटी लो होती है। तो इस तरह का कभी सवाल पूछे कि इनर प्लैनेट कौन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये हो गए इनर, और आउटर प्लैनेट्स कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट की हमने बात कर ली। एक बॉडी है IAU। IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये बॉडी क्या डिसाइड करती है? ये बॉडी डिसाइड करती है इंडिया, पूरी दुनिया की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने ने कहा है कि प्लूटो क्या है? इन्होंने ही प्लूटो को क्या बना दिया है? एक ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, कभी भी पूछे ड्वार्फ प्लैनेट कौन है, तो ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो है। अब एक चीज, लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर है क्या?
मतलब स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो हमेशा याद रखिए लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर कौन सी डिस्टेंस है? जो लाइट ट्रैवल करेगी इन 1 ईयर। अब फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लाइट ईयर अगर डिस्टेंस है तो ये स्पीड इंटू टाइम के बराबर है। स्पीड किसकी? लाइट की। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है लाइट? फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर यहाँ पे सेकंड है, तो 1 ईयर को भी सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। और एक डे में 24 आवर्स। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी इन मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इन मीटर निकल के आ जाएगा। निकालना नहीं है हमें, बस एक आइडिया देना था कि लाइट ईयर एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। लाइट ईयर से ये नहीं समझेंगे स्पीड होता है या टाइम होता है, लाइट ईयर एक डिस्टेंस होता है। जब प्लैनेट्स, जो बहुत दूर दूर के प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें नापने के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं कि 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर काइंड ऑफ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। चलिए, तो ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। अब थोड़ी सी इससे आगे की भी बात हम कर लेंगे, थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं बस, जैसे अर्थ के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की हम बात निपटा चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ के बारे में सबसे पहले हम अर्थ की शेप की बात करेंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए कि अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ एक ओवल है, ठीक है। ओवल है, स्फीयर है। तो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे अर्थ है कैसी, तो अर्थ कुछ ऐसी है। यानी इधर से तो बल्जिंग है, इधर से एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर है, और इधर से फ्लैट है। तो अर्थ की शेप को हम क्या कहते हैं? अर्थ की शेप को हम कहेंगे ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। क्या कहेंगे? अर्थ की शेप को ऑबलेट स्फेरॉइड। याद रखेंगे अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप हो गई ऑबलेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट, एक और नाम होता है अर्थ की शेप का, याद रखेंगे अर्थ की शेप का एक और नाम होता है जियोइड, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड शेप है लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो हमने सोचा अर्थ की शेप इनमें से किसी से मैच नहीं करती है, तो क्यों ना अर्थ की शेप को ही एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाए। तो वो नाम हमने बना दिया जियोइड। तो अर्थ की शेप का एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जियोइड। यानी ऐसी कोई भी बॉडी जिसकी शेप अर्थ की तरह होगी उसकी भी शेप क्या कहलाएगी? जियोइड कहलाएगी। तो याद रखेंगे ऑबलेट स्फेरॉइड हो या जियोइड हो, दोनों करेक्ट आंसर होंगे अगर वो अर्थ की शेप की बात करेगा। अब अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे तो हमें पता है 3 लेयर्स हैं। यहाँ देखिए, अर्थ के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये तो सबसे बाहर की सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ की इंटीरियर में एक सरफेस तो आपकी ये वाली है, इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रस्ट। और एक ये वाली है, ठीक है। ये कौन सी है? क्रस्ट। ये कौन सी है? मेंटल। ये कौन सी है? कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर्स हैं अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। 3 लेयर्स हमें मिल रही हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। ये कहाँ मिल रही हैं हमें? ये मिल रही हैं हमें अर्थ के इंटीरियर में। क्लियर है? तो अर्थ की 3 इंटीरियर लेयर्स देख ली। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ ये यहाँ से एक टुकड़ा ये पोर्शन उठा लूँ तो ये वाला क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। अभी इसी चीज़ को ऐसे देखिए, ये आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर है। इसमें मुझे आपको कुछ और समझाना है। जैसे कि ये मान लीजिए ये हमने एक टुकड़ा बनाया, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल, ये कोर, ठीक है। अब मेंटल के भी 2 पोर्शन होते हैं, कोर के भी 2 पोर्शन होते हैं। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। मेंटल में भी ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, और ये क्या है? क्रस्ट। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने इसमें क्रस्ट ले लिया
और अपर मेंटल का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्रस्ट ले लिया और अपर मेंटल का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, ये काइंड ऑफ सॉलिड रहेगा तो इसी को हम कह देंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही लेयर कहलाती है लिथोस्फीयर। हमने क्या क्या ले लिया, क्रस्ट ले लिया और अपर मेंटल का कुछ पोर्शन ले लिया, ये क्या बन गया, लिथोस्फीयर। ये कैसा होगा, पक्का वाला सॉलिड, ये सॉलिड होगा। अब इसी तरह से मैंने क्या करा, अगर मैं ये देखूं अपर मेंटल का बचा हुआ पोर्शन, अपर मेंटल का कुछ पोर्शन तो आपका लिथोस्फीयर बनाने में चला गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एस्टेनोस्फीयर। और बाकी ये पोर्शन सॉलिड होगा, ये कौन सा होगा, मेंटल, ये सॉलिड, फिर ये लिक्विड, फिर ये सॉलिड। तो अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा क्रस्ट के साथ मिला दीजिए, लिथोस्फीयर बन गया। बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, एस्टेनोस्फीयर, सेमी लिक्विड। तो ये लिक्विडी पोर्शन होता है जो आपका वोल्केनो में इरप्ट होके आता है। अब जब वोल्केनो बाहर आता है, वोल्केनो में आपने देखा होगा लिक्विड निकल के आ रहा है, तो लिक्विड कहाँ पर है, लिक्विड यहाँ पर है, तो लिक्विड आपका इसी एस्टेनोस्फीयर में से निकल के आता है। और इसमें जब तक ये अंदर रहता है मैग्मा कहते हैं, जब बाहर इरप्ट हो जाता है तो उसे लावा कहेंगे। और एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जैसे मान लीजिए एक शिप है, ठीक है, आप शिप में ट्रैवल कर रहे हैं ओशन में, तो अगर ये ओशन की लेयर, मतलब ओशन वाटर में किसी तरह की हलचल होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या आपको शिप में डिस्टर्बेंस मिलेगी? आई होप आपका आंसर यस होगा कि हाँ जी, अगर ओशन में डिस्टर्बेंस होती है, ये पानी में डिस्टर्बेंस होगी, तो शिप में भी डिस्टर्बेंस होगी। सेम उसी तरह से जब ये अंदर की लेयर में डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी इस क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, ये अंदर की लेयर जैसे जैसे डिस्टर्ब होगी वैसी हमारी ये क्रस्ट भी डिस्टर्ब होगी, और इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं। अर्थक्वेक क्या हो रहा है, यही जब लिक्विड की लेयर डिस्टर्ब होती है तो ऊपर की क्रस्ट, ये लिथोस्फीयर डिस्टर्ब होगा, और जब लिथोस्फीयर डिस्टर्ब होगा तो एक वाइब्रेशन आएगा लिथोस्फीयर में, और उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। वही क्या क्रिएट करता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस अंदर के लिक्विड मटेरियल में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अर्थक्वेक से रिलेट कर दिया। बाकी ये लेयर्स का थोड़ा सा खेल याद रखेंगे, तो बाकी की जानकारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मेन हमने जो आपका पोर्शन पढ़ा है वो मेन हमने आपका पोर्शन पढ़ाया है यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्स मैंने आपको पढ़ा दिया, सोलर सिस्टम पढ़ा दिया, और आज हमने जो डिस्कस कर लिया थोड़ा सा लेयर्स ऑफ द अर्थ डिस्कस कर लिया। इसके बाद आगे कल हम लोग जो एपीहीलियन, पेरीहीलियन और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपने क्लाइमेट सीजन की हल्की सी जानकारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।